Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. Today is 26 February 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. तो यहाँ पर हमारी पहली न्यूज़ है, इन विलिंग टू ज्वाइन एनी पीस बिड टू एंड यूक्रेनियन वॉर सेज पीएम एज जर्मन लीडर विजिट्स इंडिया. नाउ यहाँ पर सैटरडे को क्या हुआ है कि जो जर्मन चांसलर है उन्होंने इंडिया को विजिट किया. अब इस विजिट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, उन्होंने किस किस बात पर यहाँ पे अर्ज किया है. पहली बात इस पर किस पर, रिफॉर्म्स इन यूएनएससी. हमें क्या करना है, जो हम यूएनएससी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें हमें क्या जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है. दूसरी बात इसमें क्या कही गई है कि हमें क्या करना है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको यहाँ पर जल्द से जल्द क्या करना है, खत्म करना है. तो एंड ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. थर्ड बात किस पे की गई है कि हमें जो इंडिया और ईयू का एफटीए एग्रीमेंट चल रहा है, इस पर जो हमारा नेगोशिएशन चल रहा है, तो इस नेगोशिएशन को हमें क्या करना है, जल्द से जल्द कंप्लीट करना है. ओके तो यहाँ पर कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं, रिफॉर्म इन यूएनएससी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इंडिया और यू के बीच में क्या है, एक एफटीए एग्रीमेंट है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. तो इस पर नेगोशिएशन चल रहा है, तो इसकी नेगोशिएशन की कंप्लीट करने की बात की गई है. तो ये कुछ पॉइंट्स पर यहाँ पर इस मीटिंग में यहाँ पर बात हुई. लास्ट अगर हम देखें तो उन्होंने बात करी किस पर कि देखिए, कोविड पहले पेंडेमिक आया और अब क्या हो रहा है, यूक्रेनियन क्राइसिस हो रहे हैं. इन दोनों चीज़ों ने क्या किया है, वर्ल्ड को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट किया. पहले तो कोविड के कारण यहाँ पर पूरी दुनिया में बहुत सारे क्राइसिस आए. उसके बाद अभी क्या हो रहा है, यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के कारण यहाँ पर बहुत वर्ल्ड को क्या कर रहा है, ये अफेक्ट कर रहा है. ना यूक्रेन क्राइसिस के कारण अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इसका जो अफेक्ट है वो किस पर पड़ रहा है, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज पर इसके सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें अफेक्ट देखने को मिल रहा है. जैसे कि फर्स्ट हम देख सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, दूसरा यहाँ पे इन्फ्लेशन में राइज इन इन्फ्लेशन, थर्ड अगर हम बात करें तो जो फूड चेन सप्लाई है ना, वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है. फोर्थ हम बात करते हैं एनर्जी क्राइसिस. तो ये क्या हो रहा है, ओवरऑल जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है. और इसी पे इंडिया ने ये भी कहा है कि पीस को स्टैब्लिश करने के लिए वो क्या करेंगे, किसी भी तरीके की जो बिड में है उस पर जाने के लिए तैयार है इंडिया. ओके तो देखिए इसमें यही कहा है कि विलिंग टू ज्वाइन एनी पीस बिड टू एंड यूक्रेनियन वॉर. यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए इंडिया किसी भी पीस तरीके की जो बिड है उसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर तैयार है. ओके तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा कौन कौन से पॉइंट्स पर यहाँ पे बात की गई है. पहली रिफॉर्म्स इन यूएनएससी, दूसरा यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, थर्ड यहाँ पर इंडिया एंड यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर यहाँ पर बात की गई है. ओके नेक्स्ट हम मूव करें तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, स्ट्रॉबेरी फार्मिंग मेक्स वेव इन ट्राइबल लैंड ऑफ उड़ीसा. ना उड़ीसा कहाँ है, आप सभी जैसे कि ये हमारा सदर्न पार्ट है, यहाँ पर क्या है, उड़ीसा है. तो उड़ीसा का जो ये सी लेवल है ना, ये सी लेवल इससे 3000 फीट का अगर हम अबव जाएं, ऊपर जाएं, तो वहां पर एक प्लेटू मिलता है. उस प्लेटू का नाम है क्या, सुनाबेड़ा प्लेटू. सुनाबेड़ा प्लेटू. अब इस प्लेटू में यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो स्ट्रॉबेरी है उसकी फार्मिंग की जा रही है. ओके अब ये स्ट्रॉबेरी फार्मिंग कौन कर रहा है, यहाँ पर एक ट्राइब है, उड़ीसा में एक ट्राइब ग्रुप है, उसका नाम है क्या, चुक्तिया बुंजिया है ना, चुक्तिया बुंजिया ये ट्राइब है. इन ट्राइब मेंबर्स को यहाँ पे क्या किया, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने उनको क्या कहा कि आप क्या कीजिए, जो स्ट्रॉबेरी है उसकी यहाँ पर फार्मिंग कीजिए. जब अब देखो, जब इनसे बात की गई तो उन्होंने ऐसा कहा कि जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब के जो मेंबर्स थे उनसे बात की गई तो उन्होंने ऐसा कहा, आई हैड नेवर हर्ड अबाउट स्ट्रॉबेरी बिफोर, द गवर्नमेंट ऑफिसर परस्यूडेड अस टू मेक अप दिस न्यू काइंड ऑफ फार्मिंग. तो उन्होंने कहा कि हमने कभी भी पहले स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के बारे में नहीं सुना था, है ना. जैसे कि हम अदर जो हमारे ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स है, उनके बारे में हमने बात सुनी है, बट हमने कभी भी ये स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के बारे में नहीं सुना. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने हमें क्या किया, परसूट किया कि हम क्या करें, ये जो स्ट्रॉबेरी फार्मिंग है इसकी यहाँ पर क्या करें, मतलब कि स्ट्रॉबेरी फार्मिंग करें. और इससे यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ है. अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए, the vulnerable tribal group has brought with him a fresh harvest of strawberries and the fruit is selling out. He counts his cash in hands, 37,500 cash फॉर 1.5 क्विंटल. मतलब कि 1.5 क्विंटल के लिए उनको कितना यहाँ पे उनके हाथ में कैश आ रहा है, 37,500 रुपीज़ उनके हाथ में एक दिन में आ रहा है. सोचिए तो मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उनको सिंगल डे में ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है.
ओके अब ये जो स्ट्रॉबेरी की जो फार्मिंग की जा रही है वो सुंदरबेड़ा प्लेटू की अगर हम बात करें तो वहाँ का जो एक तरीके से आप टेम्परेचर देख सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वेदर है, वो स्ट्रॉबेरी के लिए सूट होता है। अगर हम विंटर की बात ना करें, हम यहाँ पर क्या करते हैं, समर की बात करते हैं। समर में भी वहाँ पे डे टाइम में 25 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर रहता है और नाइट में वो 10 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर पहुँच जाता है। तो मतलब ये जो स्ट्रॉबेरी फार्मिंग, थोड़ा आपने सुना होगा कि जो स्ट्रॉबेरी होता है वो कोल्ड रीजन में यहाँ पर क्या होता है, ग्रो करता है। ओके, तो इसीलिए इस प्लेटो को यहाँ पे पिकअप किया गया और यहाँ पर मेनली इन ट्राइब्स को यहाँ पर चुना गया है ताकि वो क्या कर सकें, ये जल्दी से जल्दी यहाँ पर ग्रो कर सके। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या हमारा CBDA है, चुक्तिया बुंजिया डेवलपमेंट एजेंसी को यहाँ पे क्या किया, सेटअप किया गया है। नूपदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर क्या किया है, ये जो ट्राइब्स हैं इनके डेवलपमेंट पर यहाँ पे एक एजेंसी को भी सेटअप किया था। कब, 1994 एंड 1995 में, जो कि क्या करते हैं, मेनली यहाँ पे जो ये जो ट्राइब्स हैं इनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर काम करते हैं, है ना। जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ये एजेंसी बनाई ताकि वो क्या कर सके, ये जो ट्राइब्स है इनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर काम कर सके। तो देखिए, अ CBDA टीम हैड गॉन टू महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र विच अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ इंडियाज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन। नाउ ये जो एजेंसी है उन्होंने 80% ऑफ इंडिया की जो स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन है इसके लिए उसको सेल करने के लिए वो कहाँ गए, महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। Okay, we found that altitude and climate there are similar to that of Sunabeda. The soil quality Sunabeda is बेटर। और सुनाबेड़ा को इसलिए चुना गया क्योंकि वो जो प्लेटू है वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बहुत अच्छा है और वहाँ की जो सॉइल भी है वो भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और मतलब कि आप कह सकते हैं स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इक्विवेलेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, स्टेट्स एंड आउटसाइड द स्ट्रॉबेरी फाउंड देयर कस्टमर्स इजली। और जो स्टेट्स हैं, है ना, जो उड़ीसा की अगर हम बात करें, ठीक है, हम यहाँ पे फार्मिंग तो कर रहे हैं बट यहाँ पे क्या हमें कंज्यूमर्स मिल रहे हैं, उसको यहाँ पे परचेस किया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो हाँ, हमें यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो भी क्या है, इजीली स्ट्रॉबेरी को परचेस करने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, तो इसमें देखिए हमारे लिए क्या क्या पॉइंट निकल कर आता है। आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि चुक्तिया बुंजिया ट्राइब किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी फार्मिंग, ठीक है, इससे रिलेटेड है। और ये जो सुनाबेड़ा प्लेटू है कहाँ है, उड़ीसा में है। तो हमारा एक मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होता है। ओके, तो सुनाबेड़ा प्लेटू और चुक्तिया ट्राइब, इनके बीच में रिलेशन पूछ सकते हैं कि कहाँ है, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी, कि समर, अगर हम समर डे में देखें तो 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हमारा डे टाइम का टेम्परेचर होता है और नाइट में देखें तो 10 डिग्री सेल्सियस तक तो जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट आर्टिकल है, एजुकेशन शुड बी इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रैक्टिकल सेज मोदी। ना हमारा अब सभी को पता है कि बजट आया, बजट के बाद यहाँ पर क्या होता है, जो भी उसमें बजट में सारी चीजें होती हैं उस पर यहाँ पर थोड़ी कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, एक वेबिनार टाइप का यहाँ पर किया गया है। उस वेबिनार में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, मिस्टर मोदी, उन्होंने ये कहा कि हमने हमारी जो एजुकेशन है, आप सभी को पता है 2020 में क्या हुआ है, हमारी जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको रीओरिएंटेड किया गया था, है ना, उसको यहाँ पे क्या किया गया है, रीओरिएंट किया गया है ताकि हम क्या कर सकें, ज़्यादा जो हमारे यंगस्टर हैं, जो आज का टाइम अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा, और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम था, सिलेबस था, जो हमारा पूरा पॉलिसी थी एजुकेशन सिस्टम, वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी। तो 2020 में इसको क्या किया गया था, रिवाइज किया गया था। ओके, तो ये जब हमने इसको रिवाइज किया हमारी एजुकेशन पॉलिसी को, तो इसमें क्या किया, जितनी भी हमारी स्किल्स हैं यंगस्टर को ध्यान रखते हुए, उनके एप्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्किल्स को एजुकेशन में ऐड किया गया। अब यहाँ पर बात की गई है कि उन्होंने मेनली एक फ्रेज है, जैसे कि हमें क्या करना है, जो हमारी एजुकेशन है उसको कैसा बनाना है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाता है ना, कैसा, इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाना है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर अ स्किल्ड वर्कफोर्स एज इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इमर्ज कर रहा है एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, इसलिए यहाँ पर हमें क्या जरूरत है, एक स्किल्ड लेबर की जरूरत है। किसकी जरूरत है, हमें स्किल्ड लेबर की यहाँ पर जरूरत है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसको हमने ये इंश्योर किया है कि हमें यहाँ पर क्या मिले, सारे स्किल्ड लेबर मिले, और इंडस्ट्री ओरिएंटेड हमने मतलब मेनली हमारा जो फोकस है वो किस पर है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड। ओके, देखिए इसमें ये बात की गई कि पहले जो अगर हम बात करें तो जो एजुकेशन सेक्टर था वो किसका विक्टिम था, वो रिजिडिटी का विक्टिम था, है ना, बहुत ही ज़्यादा जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो रिजिड थी। अब हमने इसको कैसा बना दिया, फ्लेक्सिबल बना दिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अगर जब हम 10th की बाद सब्जेक्ट चूज़ करते थे 11th में, तो जैसे कि हम साइंस बैकग्राउंड से थे तो हमने PCB चूज़ कर लिया, बायोलॉजी, PCM चूज़ कर लिया, ठीक है, कॉमर्स इसको यहाँ पर जिसको लेना हो
कॉमर्स डिपार्टमेंट में चले गए, ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट में चले गए। बट अगर किसी ह्यूमैनिटी वाले पर्सन को यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ना हो तो उसको वहाँ पे पूरा सब्जेक्ट ही चेंज करना होता था, है ना। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी थी। तो उन्होंने ये कहा कि हमने इसको क्या किया, चेंज किया। अगर ह्यूमैनिटी वाले पर्सन को यहाँ पर मैथ्स पढ़ना है अलग से, तो वो क्या कर सकता है, अपने सब्जेक्ट में मैथ्स को इंक्लूड कर सकता है, वो मैथ्स यहाँ पर पढ़ सकता है। ओके, तो हमने इसको क्या किया है, हमारी जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, उसको यहाँ पे फ्लेक्सिबल बनाया है, ताकि एक जो आप कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर क्या हो, एजुकेशन हो, है ना। हमारी जो एजुकेशन हो वो कैसी हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो। ओके, तो देखिए इसमें यही बात की गई कि हमें क्या करना है, जो हमारी यूथ पावर है। He said that while addressing the post budget webinar on harnessing youth power, skilled and education, ये एक वेबिनार था, इसमें उन्होंने ये सारी बात की। किसने, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ओके, अगर हम इंडिया की बात करें तो मिस्टर मोदी हाईलाइटेड द प्रोविजंस फॉर द स्पेंडिंग दैट हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर 50 लाख यंगस्टर अंडर द नेशनल एप्रीहेंसिटाइड प्रमोशन स्कीम। अब यहाँ पर हमारे बजट में बहुत सारी स्कीम्स को भी लेकर आ गया है, जो क्या कर रहा है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको यहाँ पे प्रमोट कर रहा है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, यहाँ पे स्किलफुल हो, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है, ताकि वो इन फ्यूचर उनको किसी भी जॉब के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये आर्टिकल क्लियर होगा। इसमें मेनली ये कहा गया है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, हमने उसको कैसा बनाया है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाया है। ओके, नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, US hopes India will use its ties with Russia to end war। अब यहाँ पर देखिए, आप सभी को पता है G20 के यहाँ पर 1 मार्च से जो है मीटिंग स्टार्ट होने वाली है ना। तो यहाँ पे यूएस ने ये कहा कि यूएस क्या करता है, होप करता है कि इंडिया और रशिया की, अगर हम रिलेशन की बात करें, हम कोल्ड वॉर एरा से अगर हम देखें तो इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे उनके बीच में, है ना। तो इंडिया क्या कर सकता है कि जो अपनी जो रिलेशन है, उनके जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा डीप और सस्टेन यहाँ पर रिलेशंस थे इंडिया और यूएस के। तो यही कह रहा है कि जो इंडिया क्या कर सकता है, रशिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है, रशिया को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है इसी रिलेशन पर कि आपको क्या करना चाहिए कि ये जो कन्फ्लिक्ट है आप उसको आप क्या कीजिए, यहाँ पर एंड कीजिए। ठीक है, तो उसमें मेरे यही बात की गई। तो देखिए क्या कहा गया है कि वी मे नॉट शेयर द सेम अप्रोच एवरी डे ऑन यूक्रेन। यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम हर दिन यहाँ पर क्या है, एक जैसी अप्रोच नहीं रखते हैं, क्योंकि यूएस क्या है, यूएस यार टोटली किसके सपोर्ट में, यूक्रेन के सपोर्ट में है। अब इंडिया क्या है, इंडिया ना तो इंडिया के यहाँ पे देखिए 2 स्टैंड है, वो रशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस है, ठीक है, रशिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे ये जो वॉर चल रहा है हम उसके अगेंस्ट भी हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, पीस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसलिए हमारे क्या थोड़े से यहाँ पे रशिया के साथ क्या थोड़ी अनबन टाइप की कह सकते हैं कि हो रहा है। ठीक है, तो इसमें यही कहा कि हमारी जो अप्रोच है कि हम यूक्रेन पर हम कह सकते हैं कि वो एक जैसी नहीं है। यूएस क्या टोटली सपोर्ट कर रहा है किसको, यूक्रेन को, पूरे जो आर्म्स है, एम्युनिशन है, हर तरीके की सपोर्ट उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है। बट हमारा जो गोल है, हमारा जो गोल क्या है, इंडिया और यूएस का हम गोल देखें तो हमारा मेन गोल क्या है कि हमें क्या करना है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हमें एंड करना है, उसको हमें क्या करना है, खत्म करना है। ठीक है, तो इसमें यही बात करी। बट वी डू शेयर द गोल दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन चार्टर। और यूएन चार्टर का ये क्या है, बेस्ड है कि हमें क्या करना है, पीस को स्टैब्लिश करना है। अगर हम यूएन चार्टर की बात करें तो उसमें मेनली क्या है, फोकस किया गया कि हमें क्या करना है, पीस को स्टैब्लिश करना है, जो वॉर है उसको एंड करना है। ओके, तो यूएस के यहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे, डोनाल्ड लू, उन्होंने यही बात की कि जो इंडिया क्या कर सकता है, जो इंडिया के रिलेशंस थे किसके साथ, रशिया के साथ जो रिलेशन है, तो इस रिलेशन को जो ये डीप इनकी कह सकते हैं डीप रिलेशंस हैं यूएस और रशिया के, तो उसको यहाँ पे इंडिया और रशिया के, तो उसको यहाँ से रशिया को इंडिया क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको यहाँ पर ख़त्म कर सकता है। अब यहाँ पे इंडिया यूएस की बात करें तो देखिए अभी यहाँ पे G20 की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होने वाली है। अब इससे पहले यहाँ पे जितने भी हमारे मतलब कि फॉरेन मिनिस्टर्स हैं सारी G20 मेंबर्स कंट्रीज़ की, वो क्या करेंगे, इंडिया में आएंगे। अब यहाँ पे जो यूएस के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में आने से पहले वो कहाँ जाएंगे, वो विजिट करेंगे कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मीटिंग होती है C5+ की। अब आपको यहाँ पे देखिए ये न्यूज़ यहाँ पर न्यूज़ पे है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है व्हाट इज C5+। तो C5+ में यहाँ पे 5 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूएस, ठीक है, यूएस, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ पर क्या है, 5 यहाँ पर क्या आती हैं, कंट्रीज आती हैं। तो इसकी यहाँ पर क्या होगी, C5+ की मीटिंग होगी कहाँ, 28 फेब को। ओके, 28 फेब को ये मीटिंग होगी।
नेक्स्ट इसमें बात की जा रही कि देखिए यूएस और इंडिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारे किसके यूएस के साथ हम देखें तो हमारा G20 यहाँ पे इंडिया और यूएस में है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो हमारा एक ग्रुप है कौन सा, क्वाड, जिसमें कौन कौन है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। रिसेंटली इंडिया और यूएस ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है ICET। हमने इसकी बात की थी। आई होप आपने इस आर्टिकल को, अगर हम कंटिन्यूसली आप लेक्चर्स को यहाँ पर देख रहे हैं, सेशंस देख रहे हैं, एनालिसिस देख रहे हैं, तो आपने इसको यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। क्या, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, है ना। तो ये क्या है, इंडिया और यूएस के बीच में इसको लॉन्च किया गया है। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट इसमें देखिए और बात की गई किसकी, कि हमें क्या करना है, यहाँ पे चाइना को भी क्या करना है, काउंटर करना है। चाइना क्या कर रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पर पाकिस्तान में क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। इससे पहले हमने श्रीलंका में ये सारी चीज़ें देखी थी। अब चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान और श्रीलंका को यहाँ पर लोन दे रहा है। क्या कर रहा है, मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरीके से प्रॉब्लम है। ये उसको क्या, किस तरीके से यूज़ कर रहा है, कोर्सिव लिवरेज की तरह क्या कर रहा है, चाइना इसको यूज़ कर रहा है। तो इसके रिस्पॉन्स में भी हमें क्या करना होगा, काम करना होगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आर्टिकल है, यूक्रेन वॉर इज एग्जिबिटिंग फ्रेजिलिटीज इन द ग्लोबल इकोनॉमी, G20 मिनिस्टर। अब यहाँ पर आप G20 फाइनेंस मिनिस्टर की यहाँ पे मीटिंग होने वाली। इससे पहले यहाँ पर G20 के फाइनेंशियल मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स थे उनकी यहाँ पर मीटिंग हुई थी सैटरडे को। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट निकल कर आया जिसको हम कहते हैं आउटकम डॉक्यूमेंट, है ना। इस मीटिंग से यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट निकल कर आया, उसका नाम क्या है, आउटकम डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में हमने ये सोचा था कि हम बात करेंगे किसकी, कि जो हमारी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, है ना। हम इंडिया ने ये सोचा था कि G20 इस फॉरम में हम मिली जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं इस पर और जो ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्सिक्वेंसेस इस टाइम पर, उसको हम यहाँ पर मेनली फोकस करेंगे। बट यहाँ पर जो मेन फोकस था वो किस पर था, यूक्रेन क्राइसिस पर, ठीक है। तो देखिए, एन आउटकम डॉक्यूमेंट सीज मोस्ट मेंबर्स स्ट्रांगली कंडेम रशियाज वॉर इन यूक्रेन। यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो क्या कर रहे हैं, रशिया को कंडेम कर रहे हैं और ये फोकस कर रहे हैं कि ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसको यहाँ पे जल्द से जल्द क्या किया जाए, खत्म किया जाए। क्यों, क्योंकि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही। देखिए क्या क्या है, अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो ये क्या कर रहा है, जो हमारी ग्रोथ है उसको कंस्ट्रेन कर रहा है, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, डिस्टर्बिंग सप्लाई चेन, हाइटनिंग एनर्जी एंड फूड इनसिक्योरिटी, इवलेटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये सारी क्या है, इस डॉक्यूमेंट में बात निकल कर आई है कि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण यहाँ पे इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है। इवन यहाँ पर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया पे, इसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। द सैंक्शन ऑफ द मेंबर ऑल्सो रेज द इम्पैक्ट ऑफ एंटी रशिया सैंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे मेनली किस पर हमने ये सोचा था कि बात करेंगे, किस पे हम सिक्योरिटी इश्यूज जो है वर्ल्ड में जो सिक्योरिटी इशू है, ग्लोबल इकोनॉमी, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, रिकॉग्नाइजिंग दैट द G20 इज नॉट द फोरम to resolve security issues, we acknowledge that security issue can have significant consequences for the global economy। उन्होंने ये बात की कि जो G20 फोरम है ये सिक्योरिटी इशू को रिजॉल्व करने के लिए नहीं है। हाँ, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी इशू को यहाँ पर एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता है कि हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में क्या होगा। बट ये G20 जो फोरम है ये क्या कह रहा है कि ये सिक्योरिटी इशू को रिजॉल्व करने के लिए नहीं है। ओके, द डॉक्यूमेंट केम स्ट्रांगली इन सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड रिटायर्ड द कमेंट दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज मेट लास्ट ईयर SCO सबमिटेड टुडेज एरा मस्ट नॉट बी अ वॉर। अब देखिए, इसमें ये डॉक्यूमेंट है, इसमें मेनली किस पे बात की गई है, इंटरनेशनल लॉ की बात की गई है, ठीक है ना। जो डॉक्यूमेंट आया उसमें मेनली किसको सपोर्ट किया गया है, ये जो हमारा आउटकम डॉक्यूमेंट्स है इसमें मेनली सपोर्ट किया गया है इंटरनेशनल लॉ को। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो ये आज का जो एरा है वो वॉर का एरा नहीं है, है ना। तो हमें यहाँ पे जो वॉर है इसको यहाँ पर जल्द से जल्द खत्म करना होगा। ग्रुप ने ऑल्सो यहाँ पे किसकी बात की, हमें क्या करना, जो हमारा FTA है, FATF है, उसको यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा, स्ट्रेंथ करना होगा। तो देखिए, द ग्रुप ऑल्सो कॉल फॉर स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल रिजर्व जो FSRB है टू इंश्योर कंटिन्यू क्रेकडाउन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म और जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसको यहाँ पे काउंटर करने के लिए हमारा जो FATF है उसको यहाँ पे क्या करना होगा, स्ट्रेंथ करना होगा, स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ओके, अब यहाँ पर FATF क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये न्यूज़ में तो हमारे लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्या है, FATF is the global money laundering and terrorist finance watchdog set up in 1989 out of G7 meeting of developed nation in Paris। पेरिस में डेवलप्ड नेशन के द्वारा G7 की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में FATF को सेटअप किया गया था। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है,
कि वो क्या करेंगे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है ना। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि आफ्टर 9/11 अटैक हुआ था यूएस में, उसके बाद से द एफटीए इन 2001 एक्सपेंडेड इट्स मैंडेट टू इनकॉर्पोरेट एफर्ट्स टू कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग। इसमें जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेररिस्ट को जो यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाती है, तो उसके यहाँ पर क्या है, वॉच डॉग की तरह काम करता है कि कौन सी कंट्री क्या कर रहा है, टेररिस्ट ग्रुप को यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको यहाँ पे देखते हैं और उस यहाँ पर लिस्ट है यहाँ पर कुछ, तो उस लिस्ट के अंदर यहाँ पर उनको डाल दिया जाता है। ओके, और जो जब यहाँ पर यूएस में 9/11 अटैक हुआ था, है ना, आप सभी को पता होगा 9/11 अटैक, तो यहाँ पर उसके बाद से जो एफएटीएफ है इसको थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया था। अब यहाँ पे किसको, जो हमारी टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसको भी यहाँ पे क्या कर दिया गया, इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था। मेंबर्स की बात करें तो इसमें 39 मेंबर्स हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंटिंग मोस्ट मेजर फाइनेंशियल सेंटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। इस 39 मेंबर्स में अगर हम देखें तो कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी, जैसे कि यू है हमारा यूरोपियन कमीशन एंड द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल भी इसमें क्या इंक्लूड है। कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज हैं जो कौन सी है, एफएटीएफ की यहाँ पर मेंबर है, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, फ्रांस, ठीक है। तो ये सारी क्या है, कंट्रीज हैं एफएटीएफ की। इंडिया और एफएटीएफ की बात करें तो इंडिया ज्वाइंट ऑब्जर्वर स्टेटस इन 2006। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एफएटीएफ। आपको यहाँ पे याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया क्या एफएटीएफ का यहाँ पे मेंबर है, तो नहीं, इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया क्या है, ऑब्जर्वर स्टेटस है, ठीक है ना। 2006 में हमें ये स्टेटस मिला था एंड बिकम फुल मेंबर ऑफ एफएटीएफ इन 2010। 2006 में यहाँ पर क्या था, इंडिया यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था, और 2010 में हमें यहाँ पर फुल मेंबरशिप मिल गई थी। ऑब्जर्वर्स की बात करें तो सिर्फ अभी आज के टाइम में सिर्फ जो इंडोनेशिया है वो क्या है, ओनली ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ एफएटीएफ। और यहाँ पे सब ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे कि एबीडी, आईएमएफ, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, ओईसीडीज, यूएनओसीडीसी, यूएनसीटीडी और डब्ल्यूसीओ। तो ये सारे क्या है, कुछ ये ऑर्गेनाइजेशन और इंडोनेशिया, ये सारे क्या है, ऑब्जर्वर्स हैं एफएटीएफ के। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, स्टडीज इन माइस रिवील न्यूट्रल मैकेनिज्म ऑफ फियर कंडीशनिंग। यहाँ पर जो माइस हैं उनके ऊपर यहाँ पे स्टडी की गई, और स्टडी में यहाँ पे ये पता चला कि इसमें जो माइस होते हैं उनमें एक मैकेनिज्म है। उन्होंने ये रिवील किया कि जो माइस होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी क्या, उनमें एक फियर जैसी जो कंडीशन होती है वो है, ठीक है ना। तो फाइंडिंग अबाउट एपैथी इन माइस मे बी ट्रू इन ह्यूमंस टू बट नीड टू बी कंक्लूसिव प्रूवन। अभी ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सिर्फ माइस में किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, यहाँ पे 2 माइस लिए गए, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट माइस है, एक को ऑब्जर्वर स्टेटस पे रखा गया, उसको ऑब्जर्व किया गया, और दूसरे को यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। जब इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए तो ये जो दूसरा माइस था वो उसको बहुत ध्यान से देख रहा था, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। और जब उसको ऑब्जर्व किया गया तो यहाँ पे क्या, अगर ऐसा होता ना, ये उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो इसमें क्या, यहाँ पे एपैथी मतलब कुछ फियर वाले यहाँ पे हमें कुछ फैक्टर्स यहाँ पे दिखाई दिए, और उसको हमने किस पर रिकॉर्ड किया, ईसीजी में उस पर रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। उसके बाद मतलब कि वो ऐसा सोच रहा था कि इसके बाद अब मेरा ही नंबर है। तो यहाँ पे बस यही फियर जो कंडीशनिंग है उसको फाइंड करने के लिए ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था। और ऐसा भी कहा गया कि ये सिर्फ माइस में नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं यहाँ पे एनिमल्स में किया जाता है, ये माइस वगैरह में। उसके बाद क्योंकि ये क्या है, ये रॉडेंट है, और इसको ये जो मैमल्स है इसको फिर हम किससे कनेक्ट करते हैं, ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें ये कहा है, द ऑब्जर्वर माउस दैट विटनेस अनदर एनिमल रिसीविंग शॉक्स डिस्प्ले एन इमीडिएट फियर रिस्पॉन्स एज डिमोन्स्ट्रेट बाय इट्स फ्रीजिंग बिहेवियर। मतलब जब उसने देखा कि उसको शॉक दिया जा रहा था तो उसका जो बिहेवियर था वो कैसा हो गया था, वो फ्रीज हो गया था, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशनल फियर इज कंसिडर एज द बेसिक फॉर्म ऑफ अफेक्टिव एपैथी। तो ये जो ऑब्जर्वेशनल फियर है ना, जैसे कि हम किसी को देखकर डर जाते हैं, तो इसको किस में कंसिडर किया गया है, अफेक्टिव एपैथी में इसको क्या किया गया है, यहाँ पे कंसिडर किया गया है। अब यहाँ पे 2 एक्टिविटीज है, कौन सी, न्यूरनल एक्टिविटीज में अगर हम देखें तो ACC एंड द एमलगल चेंज ड्यूरिंग द ऑब्जर्वर अदर एक्सपीरियंसिंग फेयर। यहाँ पर क्या होता है, जो हम न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी में देखें तो हमारा जो ACC होता है, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है, ब्रेन में एक ही सिस्टम होता है, हमारे जो 2 हेमिस्फीयर होते हैं ब्रेन में, ठीक है ना, एक लेफ्ट और एक राइट हेमिस्फीयर। तो हमारे राइट हेमिस्फीयर में यहाँ पे ACC होता है। इसमें यहाँ पे क्या देखा गया है कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं, फियर जैसी कंडीशन आती है, तो हमारे जो चेंजेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, ACC में होते हैं, ठीक है ना। द रेसिप्रोकल
connection between ACC and BLA regions of the right brain is essential for observational fear learning. अब यहाँ पर हमारे लिए ये जो हम लर्निंग कर रहे हैं ऑब्जर्वेशनल, जो ये फियर कंडीशनिंग को हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे दो फैक्टर की जरूरत है। कौन सी? एक ACC और दूसरा BLA, ठीक है ना। यहाँ पर इनके बीच में कनेक्शन देखा जाता है, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक जो हम ये लर्निंग कर रहे हैं ऑब्जर्वेशनल फेयर पर, इसको यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें मेरे लिए यही बात बताया गया कि जब हम वो माइस ऑब्जर्व कर रहा था तो उसका हम ब्रेन का अगर हम रिदम देखें तो वो कितना था, 5 to 7 हर्ट्ज था, और वो धीरे धीरे क्या हो गया, जब उसको यहाँ पे डर लगने लगा, ऑब्जर्व किया और जब उसको उसका बिहेवियर कैसे वो फ्रीज हो गया, तो फ्रीज होने के बाद जो उसकी ACC थी उसमें वहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हमें देखने को मिला। तो उसके थ्रू हमें ये पता चला कि क्या है, इसमें यहाँ पे एपैथी की जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे सामने लाया गया कि उनमें भी क्या है, फियर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये साइंस एंड टेक्स्ट से आप इसको यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। आर न्यूट्रिनॉन्स देयर ओन एंटी पार्टिकल्स। अब यहाँ पे न्यूट्रिनॉन्स है क्या, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें, जैसे कि एटम होता है, कोई भी मैटर है, यहाँ पर मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटम। एटम के अंदर आप सभी को पता है यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? अगर हम ये एटम का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो एटम इज लाइक दिस, है ना, ये इसकी शेल होती है, ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन होते हैं, और इसका जो शेल होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, मैटर की क्या हो गई, एक यूनिट हो गई। मैटर की जो यूनिट है वो क्या है, एटम है। अब यहाँ पे एटम को हम यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं। जब हम अगर एटम को ब्रेक डाउन करें, ये जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसके बारे में देखें तो अगर जब हम इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं, इफ वी ब्रेक डाउन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या हो जाएगा, जो ये एटम है किसी भी मैटर को, जो उसकी एक कह सकते हैं मैटर की जो पहचान है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमने लिया किसके, आयरन के यहाँ पे एटम्स लिए, बट आयरन के जो हमने एटम्स लिए, हमने उसको और ज़्यादा क्या किया, ब्रेक डाउन किया और उसके अंदर स्टडी करी, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है, आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो, अगर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई भी छेड़छाड़ की तो जो ये आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो अगर हम बात करें न्यूट्रिनॉन्स की, तो ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। अगर हम देखिए प्रोटॉन के यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पर इससे ज़्यादा भी क्या है, प्रोटॉन्स के यहाँ पे 2-3 पार्ट्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। ठीक है ना, 2-3 पार्ट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से यहाँ पे, 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, आप ऐसे समझिए, प्रोटॉन है, हमने प्रोटॉन्स की यहाँ पे और ज़्यादा स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि इसके और ज़्यादा क्या हो सकते हैं, इसके सब पार्टिकल्स हो सकते हैं, है ना, इसकी सब कैटेगरीज हो सकती हैं। कौन कौन सी, 2 अप क्वैक्स एंड 1 डाउन क्वैक्स। ऐसे ही न्यूट्रॉन में किया गया तो इसमें 1 अप क्वैक्स दिखे और 2 डाउन क्वैक्स दिखे। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये अपने आप में ही क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके आगे हमने इसमें स्टडी मतलब इसके कोई भी सब ग्रुप्स यहाँ पे देखने को नहीं मिले। ओके, अब हम न्यूट्रिनॉन्स की बात करें तो ये क्या है, जैसे कि एटम हमें पता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम है किसी भी पार्टिकल का, इवन जो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उसमें क्या है, एटम्स क्या है, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल्स है। बट ये अगर हम न्यूट्रिनॉन्स की बात करें तो ये क्या है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, आज के टाइम पर अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इस यूनिवर्स का। ठीक है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये हर जगह है, हमारे आसपास जो हवा है, पानी है, जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, वो हर जगह हमें यहाँ पर पाया जाता है। ये कैसा है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, आपको यहाँ पे याद रखना क्या है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल, ये हर जगह है। और ये कैसे क्रिएट होता है, जहाँ भी हाई एनर्जी इवेंट्स होते हैं, जैसे कि सन के पास है, ब्लैक होल है, जहाँ भी हाई एनर्जी इवेंट्स होते हैं वहाँ पर ये क्या होते हैं, ये क्रिएट होते हैं। ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट करने की बात करें तो इसमें मेनली क्या होता है, इसका जो अगर हम स्पीड देखें, इसका जो मास होता है बहुत ही ज़्यादा लो होता है ना। ये जो पार्टिकल्स हैं न्यूट्रिनॉन्स, इनका जो मास होता है बहुत ज़्यादा लो होता है। जैसे कि हम एक्सरे वगैरह करते हैं तो अगर हम सन में देखें तो उसमें क्या, जैसे कि ये सन है, ये अर्थ है और यहाँ पे क्या है, ये सन है। अब सन की यहाँ पे लाइट्स आ रही, अब जितने पार्ट में सन की लाइट हो रही, क्या ये सनलाइट इसको अर्थ को क्रॉस कर पा रही, क्या उस साइड जा पा रही, नहीं, है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या है, एक बाउंड्री बन के रखी, बट इसका मास इतना ज़्यादा लो है कि ये किसी भी पार्टिकल को आर पार क्रॉस कर सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ भी हो तो इसको ईजिली क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। तो इसके डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बट
इसको डिटेक्ट कैसे किया गया, ये मीडियम के थ्रू इसको डिटेक्ट किया गया। जैसे कि आप सभी को पता है जब यहाँ पे लाइट्स होती हैं, लाइट्स में यहाँ पे फोटॉन्स होते हैं, है ना, हमने फोटॉन्स क्या है, फोटॉन्स के यहाँ पे डिटेक्ट किया। अब जब लाइट वैक्यूम में देखी तो वैक्यूम में हम लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग होती है। अगर हम वाटर में देखें, हमने इसका मीडियम चेंज कर दिया, वैक्यूम से हम वाटर में आ गए, तो लाइट जो होती है उसका जो लाइट का जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। बट हमने ही ये फिनोमिना किस पर यूज़ किया, न्यूट्रियॉन्स पर यूज़ किया। तो उसमें क्या हुआ, जब हमने इसको लाइट पर यहाँ पे चला तो क्या होता है, एक वहाँ पर लाइटिंग होती थी। मतलब कि आप सभी को पता है इसका मास इतना ज़्यादा कम है कि ईजिली क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ को यहाँ पे क्रॉस कर सकता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे जब इसने लाइट वाटर में यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे एक लाइटिंग, मतलब कि यहाँ पे एक ब्लूम हुआ, है ना, एनर्जी बनी, यहाँ पे ब्लूम हुआ, मतलब यहाँ पे पूरी यहाँ पे लाइटनिंग हुई। तो उसके थ्रू हमने क्या किया, इसको यहाँ पर डिटेक्ट किया। अब इस आर्टिकल में क्या है, जापान में यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसमें इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि आर न्यूट्रिनॉन्स देयर ऑन एंटी पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल्स में यहाँ पे क्या होते हैं, उनके एंटी पार्टिकल्स होते हैं। एंटी पार्टिकल्स की बात करें तो एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स एंटी पार्टिकल इज द पोजिस्ट्रॉन। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इसका यहाँ पे एंटी पार्टिकल क्या है, पोजिस्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन एक तरीके से कह सकते हैं, ये इसका एंटी पार्टिकल है। बट यहाँ पे बहुत दिनों से क्या चल रहा था, न्यूट्रिनॉन्स का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जिसमें ये ढूंढा जाता था कि इसका कोई भी एंटी पार्टिकल निकल कर आता है या नहीं निकलता है। पहले तो ये कंसिडर किया गया कि जो न्यूट्रिनॉन्स है ये खुद के ही क्या है, एंटी पार्टिकल्स हैं। बट ये जो स्टडी है वो पूरी यहाँ पर फेल हो गई। इसमें ये पता चला कि मतलब कि वो क्या है, खुद के ही मतलब कि एंटी पार्टिकल्स नहीं है। तो देखिए इसमें ये कहा गया, हाउएवर नीदर इज इलेक्ट्रिकली चार्ज नॉर पॉजेस एनी अदर प्रॉपर्टीज टू रियली डिफरेंशिएट बिटवीन देम। अब इनमें क्या है, जो न्यूट्रिनॉन्स इसमें कोई चार्ज भी नहीं होता है, ना इनमें इसका जो मास होता है वो भी बहुत ज़्यादा लो होता है। Neutrons is an atom turned into two protons by emitting two electrons and two anti-neutrons. ओके अगर आप देखिए, अब इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए तो न्यूट्रिनॉन्स क्या है, इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज वेरी सिमिलर टू एन इलेक्ट्रॉन बट हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड वेरी स्मॉल मास which might be zero. Neutrons are one of the most abundant particles in the universe because they have very little interaction with matter. However, they are incredibly difficult to detect. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरह ही है पूरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को आप फर्दर यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उस पर स्टडी नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। बट इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं, यहाँ पे चार्ज होता है। बट ये जो न्यूट्रिनॉन्स है इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता और उसका जो मास है वो भी कितना होता है, जीरो होता है। ये यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है ना, अबेंडेंट क्वांटिटी में है। और ये इतने ज़्यादा छोटे हैं, इतने ज़्यादा लिटिल है कि इनका जो इंटरेक्शन है किसी भी मैटर के साथ नहीं होता है। ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इसका किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, इसलिए इनको डिटेक्ट करने में यहाँ पे डिफिकल्टी आती है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीट इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनॉन्स आइडेंटिकली, नीदर पार्टिसिपेट इन ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बट बोथ पार्टिसिपेट इक्वली इन अ वीक न्यूक्लियर फोर्स। अभी किसी भी न्यूक्लियर फोर्स में क्या करते हैं, काम नहीं करते हैं। सोर्सेज की बात करें तो न्यूट्रिनॉन्स आर क्रिएटेड बाय वेरियस रेडियो एक्टिव डिकेट्स। अब ये क्या होता है, हमने यहाँ पे बात करी थी कि कैसे यहाँ पे क्रिएट होते हैं, इसका सोर्स क्या है, जहाँ भी हाई एनर्जी इवेंट्स होते हैं, है ना, हाई एनर्जी जहाँ भी इवेंट्स होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इनको यहाँ से निकलते हैं ड्यूरिंग द सुपरसोना बाय कॉस्मिक रेज एंड स्ट्राइकिंग एटम्स। अब जैसे कि इसको डिटेक्ट कैसे किया, जैसे हमने अभी देखा था कि जो लाइट है, ये जो न्यूट्रिनॉन्स के पार्टिकल्स हैं, इनको हमने मीडियम के थ्रू उसको क्या किया, डिटेक्ट किया। जैसे कि स्टार यहाँ पे शाइन करता है ना, वो हमारे आंखों में उसकी जो लाइट्स आती है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आती है, तो वो हमें स्टार जो है शाइन करता दिखाई देता है। इसी तरीके से जो न्यूट्रिनॉन्स है, इसको जब हमने इसका मीडियम चेंज किया वाई में, तो इसने क्या है, इसने एक लाइट पे की, मतलब कि जितने ज़्यादा होंगे वो उतनी ज़्यादा क्या करेंगी, वो ग्लो करेगा। तो इस इसके थ्रू ही हमें क्या पता चला कि ये क्या है, न्यूट्रिनॉन्स यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। फीचर्स देखें तो ये इंटरेक्ट वेरी वीकली विद एवरीवन एल्स, ट्रिलियंस ऑफ देम पास थ्रू एवरी ह्यूमन बींग्स एवरी सेकेंड विदाउट एनी नोटिसिंग। अब ये हम ह्यूमन बींग्स में देखें ना तो अभी भी ट्रिलियंस ऑफ जो है न्यूट्रिनॉन्स ये हमारी बॉडी के थ्रू पास हो रहे हैं, बट हमें यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। न्यूट्रिनॉन्स स्पिन ऑलवेज पॉइंट टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे ऑसिलेशन यहाँ पे रिक्वायर होता है, किसके लिए, ये न्यूट्रिनॉन्स के लिए। ओके तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी न्यूट्रिनॉन से। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।